लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या फिर ये कहें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स, जो आपके मैथमेटिक्स के ब्रॉडली दो क्लासिफाइड सेक्शन हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। और सेट थियरी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे सेट थियरी का डिफिनीशन क्या होता है सेट का, और फिर जो टर्मिनोलॉजी हैं जैसे यूनिवर्सल, इसमें यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस किया गया था और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक उसी तरीके से कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आज। जो फर्स्ट टर्म है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, तो अगर मान लीजिए कि if there are two sets A and B, then they are said to be equal if for all x belongs to A, also x belongs to B, and for all y belongs to B, also belongs to A। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स सेट ए में हैं वे सारे एलिमेंट बी में हैं, और यहाँ पे एंड लगाया गया है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन मेट होना चाहिए। एंड का मतलब होता है कि बोथ कंडीशंस आर कंपल्सरी, और यहाँ पे वही बात बताई गई है कि बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी ए में होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को बिलोंग्स टू ए लिखा गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये इक्वल सेट के बारे में है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A इज इक्वल टू B, और इसके लिए दूसरे तरीके से भी कंडीशन है, इफ A इज सबसेट ऑफ B, मतलब जो ऊपर रिप्रेजेंटेशन बताया गया है उसी तरीके से, उसी चीज को आप इस तरीके से बता सकते हैं, if A is subset of B and B is subset of A। तो जो चीज यहाँ पे बताई गई है उसी को यहाँ दूसरे तरीके से ट्रांसलेट कर दिया गया है, मतलब A आपका B का सबसेट होना चाहिए, जो सेट A है वो B का सबसेट हो, और सेट B सेट A का सबसेट हो। अगर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो सेम आपको मीनिंग मिलेगा कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एक सेट दिया गया है, और B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेम सेट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं, क्योंकि जो एलिमेंट A में है 1 है यहाँ पे, तो B में भी है, 2 A में है तो 2 B में भी है, 3 सो ऑन, ऐसे इसका भी चेक कर सकते हैं, B के सारे एलिमेंट A में है, 1 यहाँ है B में तो A में भी है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी है, इसी तरीके से सारे एलिमेंट उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट हम लोग
कैपिटल लेटर यू से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय यू. और डिफिनीशन इसका क्या है कि all the sets which are under consideration for a particular problem must be subset of a particular set or a specific set that is known as universal set. Means all the sets which are under consideration will be subset of a specific set that is known as universal set. And it is denoted by कैपिटल यू. तो अगर हम कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम में सपोज डैट A1, A2, A3 सो ऑन बहुत सारे सेट्स लिए गए हैं, तो वो जितने भी सेट कंसीडर किए जा रहे हैं सब के सब एक स्पेसिफिक सेट के सबसेट होते हैं और उस स्पेसिफिक सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. बीन डायग्राम आप लोग जानते भी हैं, लोअर क्लासेस में पढ़े हैं. इस नाते यहाँ पे एग्जाम्पल में हम बीन डायग्राम के हेल्प से समझा रहे हैं यूनिवर्सल सेट को. यूनिवर्सल सेट, ये पूरा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है और इसी वजह से कॉर्नर पे हम लोग यू लिख देते हैं और ये इसका मतलब ये है दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज डिनोटिंग यूनिवर्सल सेट एंड this rectangular box is denoting universal set. And suppose that अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम में A1, A2, A3 तीन सेट ले रहे हैं तो वो या ABC ले रहे हैं, तो ABC अगर ये कंसीडर किया गया है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, तो ये तीनों के तीनों सेट आपके यूनिवर्सल सेट के एरिया के अंदर ही आएंगे, उसी एरिया के अंदर रहेंगे. और इस एरिया के अंदर रहने का मतलब ये है कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन A also will be in U, and in same way all those elements which belongs to capital B also in capital U. In same way all those elements which are in C also in U. It means A is also subset of U, B is also subset of U and C is also subset of U. तो यूनिवर्सल सेट एक स्पेसिफिक सेट होता है और स्पेसिफिक सेट कहने का मतलब एक तरीके से आप समझिए पेरेंट्स की तरह से है जिसके अंदर A B C सब हैं. ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो भी U के सारे एलिमेंट जो A के अंदर है वो सब U के अंदर हैं, सारे एलिमेंट जो B के अंदर है वो U के अंदर है, सारे एलिमेंट जो C के अंदर है वो U के अंदर है. इस तरीके से यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए. नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स. तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स और कह सकते हैं कि विच कौन कौन से ऑपरेशन आप सेट के अंदर कर सकते हैं. मतलब क्योंकि ऑपरेशंस ऑपरेटर जो होते हैं बाइनरी भी होते हैं, यूनरी भी होते हैं. अगर बाइनरी ऑपरेटर आप ले रहे हैं तो देन यू नीड टू ऑपरेंड्स. इफ ऑपरेटर इज यूनरी देन यू नीड ओनली वन ऑपरेंड. तो इट्स डिपेंड अपॉन which types of operator you are taking for discussing the operation on sets, and on the basis of that number of operands will depend. So suppose that
पहला ऑपरेशन हम लोग लेते हैं यूनियन। यूनियन आपका बाइनरी ऑपरेशन है और इसके लिए हम लोग सिंबल जो यूज़ करते हैं वो इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं कि अगर दो सेट आप लिए ए एंड बी दो सेट हैं ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then their union will be represented by A union B। तो अगर आप कोई दो सेट A और B लेते हैं और उसके यूनियन को आप शो करना चाहते हो तो उस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन A यूनियन B का डिफिनीशन क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में इस नाते लिखना सीखना चाहिए क्योंकि वो लॉजिकली ट्रांसलेट हो जाता है, जो इसका मीनिंग होता है वो लॉजिकली ट्रांसलेट हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का जो इंटेंशन होता है हर एक चीज़ के लिए प्रोग्राम लिखना होता है, इस नाते लॉजिकली फॉर्म में ट्रांसलेट करना आना चाहिए और वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही पॉसिबल है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करने आना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी यूज़ होता है और प्रोग्रामिंग करने में भी यूज होता है। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज लॉजिकल मीनिंग ऑफ A यूनियन B मीन्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स or every element which belongs to A union B, either it belong to set A or set B, it may be set, दोनों सेट से भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि और X belongs to A and B also, ये भी आप चाहें लिख सकते हैं कि दोनों से भी बिलोंग कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ए में ही हो या बी में ही हो, दोनों में भी हो सकता है। तो ये ए यूनियन बी का लॉजिकल डेफिनेशन, बट हम लोग ऑप्शनली केवल यही इतना लिखते हैं। ये वाला पोर्शन ऑप्शनल होता है, अंडरस्टूड होता है कि अगर यक्स ए के अंदर हो या फिर यक्स बी के अंदर हो, दोनों में से किसी एक के अंदर होना, ये मिनिमम कंडीशन लिखा गया है कि व्हाट शुड बी मिनिमम कंडीशन फॉर ए यूनियन बी। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो इट्स ओके। और वो मैक्सिमम है कि हो सकता है एलिमेंट्स आपका एक्स दोनों ही सेट में हो। कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए A इज इक्वल टू आपने लिया 1 2 3 और B इज इक्वल टू आपने लिया 3 4 5 6। अब आपका A यूनियन B अगर आपने कैलकुलेट किया तो बनेगा 1 2 3 4 4 5 एंड 6। तो आप यहाँ देख सकते हो एवरी एलिमेंट विच इज इन A यूनियन B either belongs to A or B, means this one is belongs to A, this 2 is belongs to A, this 3 is belongs to A, 4 is belongs to B, 5 is belongs to B and 6 is belongs to also B. None of any element in A union B such that this neither belongs to A nor belongs to B। ऐसा कोई भी एलिमेंट A यूनियन B के अंदर नहीं है जो कि ना तो A के अंदर है ना तो B के अंदर है। अभी आप दूसरा एग्जांपल देखिए कि जिसमें A इज इक्वल टू लिखा गया है 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू लिखा गया है 3 4 5। अब आप यहाँ पे देखिए A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 हमें मिलेगा। अब इसमें आप चेक करिए 1 इज बिलोंग्स टू A, 2 इज बिलोंग्स टू A, but 3 is belongs to both set A and B। तो this is maximum condition and but this is minimum condition, और हमें मिनिमम कंडीशन ही लिखना रहता है जनरली। तो ये मिनिमम कंडीशन है कि आइदर A में हो या B में हो, दोनों में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन हुआ यूनियन। इसी तरीके से दूसरा जो ऑपरेशन है वो है हमारा इंटरसेक्शन का।
अगर आप इसको बीन यूनियन में अगर आप देखिए बीन डायग्राम से आप देखोगे तो यहाँ पे ये सपोज दैट यूनिवर्सल सेट है और ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ये पूरा एरिया जो शो हो रहा है बाई द बोथ इस सर्कल वो ए यूनियन बी को शो करता है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है शेडेड रीजन ए यूनियन बी को शो करता है। शेडेड रीजन इज ए यूनियन बी। यहाँ पे पूरा शेडेड रीजन आपका ए यूनियन बी होगा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा यू से डिनोट करते हैं। तो दिस इज इंटरसेक्शन ऑपरेशन एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इफ A and B are two sets, then their intersection A intersection B, then their intersection is denoted by दिस वे। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ये भी आपका बाइनरी ऑपरेटर है, इस नाते दो ऑपरेंड यूज हुए हैं, एक ए है और एक बी है। तो जब भी बाइनरी ऑपरेटर होगा हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी। बट इट्स डिफिनीशन जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो यही है जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ऐसे यूनिवर्सल यूनियन में भी हमने लिखा था, वहाँ डिफिनीशन नहीं मेंशन किया था, बट वो भी वही डिफिनीशन है जो अभी यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ए इसी तरीके से ही डिफाइन करना रहता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या था कि यक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी था, लेकिन यहाँ क्या है, वह पर्टिकुलर सिंबल या पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर मेंबर दोनों सेट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेट में है दूसरे सेट में ना हो। तो ये कंपलसरी है। सिंबल्स मस्ट बी एवरी सिंबल्स इन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी ए इन ए एज वेल एज इन बी, दोनों में होना चाहिए। और ये ही आपका डिफिनीशन। इसी तरीके से वहाँ पे यूनियन में भी था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, वो डिफिनीशन था। वैसे ही यहाँ पे भी डिफिनीशन है। तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए। बाकी आप ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इन ए एंड बी, दोनों में होना चाहिए। उसी तरीके से वहाँ भी स्टेटमेंट फॉर्म में आप बोल सकते हो। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल जैसे है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and b is equal to 4 5 6 7 8, then a intersection b will be equal to a intersection b is equal to 4 and 5। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे देखिए जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट हैं 4 एंड 5 वो दोनों सेट में होने जरूरी हैं। ए के अंदर भी देखिए है और बी के अंदर भी है। अगर आप इसको बीन डायग्राम के थ्रू रियलाइज करना चाहें, यूजिंग बीन डायग्राम अगर इस ए इंटरसेक्शन बी को रियलाइज करें तो आप
एंगल बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप कॉर्नर पे U लिखेंगे, दैट इज डिनोटिंग यूनिवर्सल सेट। मतलब ये पूरा जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। और A सेट के लिए आपने ऐसे बनाया, और B सेट के लिए आपने बनाया, और यहाँ पे A लिख देंगे, B लिख देंगे। आप चाहें तो इसको अंदर ही लिखिए, A और B। वैसे अंदर ही मेंशन करना चाहिए क्योंकि ये इनक्लोज एरिया A को तब डिनोट करेगा, ऐसे इनक्लोज एरिया B को डिनोट करेगा। और यहाँ पे ये जो सैडर्ड रीजन है ये A इंटरसेक्शन B को डिनोट करेगा। तो दिस सैडर्ड रीजन इज डिनोटिंग A इंटरसेक्शन B। सैडर्ड रीजन आपका A इंटरसेक्शन B को डिनोट करता है। कुछ स्पेशल केसेस हैं A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B में, वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अभी A इंटरसेक्शन B में ही स्पेशल केस है। अगर मान लीजिए कि इफ A इज इक्वल टू B, मतलब A और B दोनों इक्वल हैं, उस केस में क्या होगा, A इंटरसेक्शन, ये स्पेशल केस कुछ है और इस पर आप खुद सोच सकते हैं। तो इफ A इज इक्वल टू B, तो A इज इक्वल टू B के केस में क्या होगा कि A यूनियन B अगर आप कैलकुलेट करेंगे या A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A हो जाएगा, या आप B भी लिख सकते हैं क्योंकि A और B दोनों सेम ही हैं। तो और फिर उसी तरीके से A इंटरसेक्शन B भी इक्वल टू आपका A ही आएगा अगर A और B दोनों इक्वल सेट हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, और डिसजॉइंट सेट्स होने का मतलब ही यही होता है कि आप इंटरसेक्शन अगर करते हो, ये एक तरीके से इंप्लाई करता है A इंटरसेक्शन B is equal to 5, means there is no common element between A and B। तो उस केस में अगर आप यूनियन की बात करें तो A यूनियन B is equal to A plus B हो जाएगा, मतलब दोनों के एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर इसको कार्डिनल नंबर के थ्रू आप शो करना चाहें, सब प्लस कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कार्डिनल नंबर की मदद से समझना चाहें तो n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B हो जाएगा, कि मतलब सारे एलिमेंट जो होंगे वो एकदम डिस्टिंग्विश होंगे, मैक्सिमम इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। खैर ये कार्डिनल नंबर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया भी जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में अगर हम किसी भी सेट का, ये यूनिरी ऑपरेटर है, ये ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन यूनिरी होता है, मीन्स यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत है। अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेट A इज ए सेट, then its complement is denoted by A डैश, और ऐसे भी डिनोट करते हैं, A बार से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसके डिफिनीशन को हम लोग डिनोट करने के लिए, जो इसका डिफिनीशन है, A complement is equal to X such that X
डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में नहीं होना चाहिए। जो भी एलिमेंट ए में होंगे वो ए डैश में नहीं आएंगे, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। एंड x बिलोंग्स टू यू, जिस स्पेसिफिक सेट के कंसिडरेशन में सारे सेट रहते हैं उस सेट में वो जरूर रहेगा एलिमेंट, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा। मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सारे एलिमेंट हटा दीजिए तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। ये डिफरेंस ऑपरेशन है, अभी इसको भी बताया जाएगा। u में से a के सारे एलिमेंट आपने एक्सक्लूड कर दिए तो आपको a कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए, या फिर पहले बीन डायग्राम देख लीजिए। बीन डायग्राम में अगर इसको बीन डायग्राम के थ्रू रियलाइज करेंगे तो u एक यूनिवर्सल सेट है और a एक सेट है मान लीजिए। तो यहाँ पे आउटसाइड में जो भी रीजन है, आउटसाइड का जो साइडेड रीजन है वो हमारा ए बार या ए डैश शो करेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल बी आउटसाइड द रीजन, आउटसाइड द सर्कल रीजन। तो सर्कल के आउटसाइड का जो रीजन होगा वो ए के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेगा। अगर एग्जाम्पल में देखें, a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है और यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है 1 2 3 4 5, तो a कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, आपको इन सारे एलिमेंट को u में से एक्सक्लूड कर देना रहेगा। तो अगर एक्सक्लूड करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 5, ओनली 4 5 विल कम इन a कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो वही एक्सक्लूड कर देना रहता है जो भी a के एलिमेंट्स हैं उसको। Now two more operations are difference and symmetric difference. So first we will discuss difference. Difference is also binary operation, means it needs two operands. तो अगर आप कोई भी दो सेट का डिफरेंस लेना चाहते हो तो पहली चीज लेट या इफ A and B are two sets, then their difference is denoted by A minus B। A माइनस बी से आप डिनोट करेंगे, जो भी सेट पहले रहेगा उसी में से माइनस करना रहेगा। अगर B पहले रखना है, B एंड A करेंगे तो B माइनस A हम कर देंगे। तो A माइनस B की वैल्यू क्या होगी या इसका डिफिनीशन क्या होगा, ये तो केवल डिनोट हम लोग बता रहे हैं कि डिनोट ऐसे करते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंस। तो A माइनस बी इज इक्वल टू x सच दैट, ये डिफिनीशन है, x such that x belongs to A and x does not belongs to B। मतलब A में होना चाहिए लेकिन B में नहीं होना चाहिए। तो B के सारे जो भी कॉमन एलिमेंट हैं वो A में से एक्सक्लूड कर देने रहेंगे। इसी वजह से आप चाहें तो A माइनस बी आप देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A माइनस A इंटरसेक्शन B, जो दोनों में कॉमन है वही माइनस करने रहेंगे। B के सारे एलिमेंट जो A के साथ कॉमन है उसको हमें माइनस कर देना रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4
and b is equal to 2, 5, 6, then a minus b will be equal to 1, 3, 4. आप केवल जो कॉमन एलिमेंट है वही हम लोग देखिए एक्सक्लूड किए हैं. 2 इज कॉमन इन a एंड b, सो 2 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम a माइनस b. 2 a माइनस b के अंदर नहीं है. तो इस तरीके से हम लोग a माइनस b को डिनोट करते हैं. अगर बीन डायग्राम से अगर आप देखें, बीन डायग्राम के थ्रू रियलाइज करना हो तो इसको कैसे करेंगे. अगर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट है, A एक सेट है, B एक सेट है, तो ये वाला जो रीजन है, इधर वाला रीजन और इधर वाला रीजन, दिस रीजन इज डिनोटिंग A डिफरेंस B, A माइनस B, एंड दिस रीजन इज डिनोटिंग B माइनस A. दोनों में आप देखिए कि कॉमन वाला पोर्शन दोनों में ही नहीं है. कॉमन पोर्शन हमने दोनों में से एक्सक्लूड कर दिया है. a माइनस बी की बात की है तो उसमें भी देखिए कॉमन जो है वो नहीं है. b माइनस ए की बात की है उसमें भी कॉमन नहीं. तो जो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन एलिमेंट है, a में से एक्सक्लूड कर दिया तो a माइनस बी हो गया, b में से एक्सक्लूड कर दिया तो b माइनस ए हो गया. इस तरीके से हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक इसी तरीके से हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है. अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें, सिमेट्रिक डिफरेंस ये भी बाइनरी ऑपरेशन है. सिमेट्रिक डिफरेंस तो इफ A and B are two sets, then their symmetric difference is denoted by A माइनस A डेल्टा B. A डेल्टा B से हम डिनोट करते हैं. एंड इट्स definition A symmetric difference B will be equal to A minus B यूनियन B माइनस A. मतलब A और B का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, A माइनस B आप निकालोगे, B माइनस A निकालोगे, दोनों का यूनियन कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा. और अगर इसके डिफिनीशन की बात सेट बिल्डर फॉर्म में करें तो ऐसे लिखेंगे A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू X सच दैट X belongs to A, X belongs to B, but X does not belongs to A intersection B. मतलब X A के अंदर हो, X B के अंदर हो, लेकिन X दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए. तो अभी आप यहाँ पे जो बीन डायग्राम के थ्रू हम लोग डिफरेंस का बनाए थे, उसी तरीके से डायग्राम यहाँ पे भी बनेगा. यह A एक सेट है, B एक सेट है, तो पूरा का पूरा ये जो साइडेड रीजन है, साइडेड रीजन, दिस साइडेड रीजन इज डिनोटिंग A सिमेट्रिक डिफरेंस B. तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस B को डिनोट करेगा. तो हम लोग अभी तक जो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में पढ़े हैं, एक तो व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मैथमेटिक्स, और दूसरी उसमें तब मैंने कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो ब्रॉडली हम मैथ्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उसमें डिवाइड किया था, करके बताया गया था. एक कंटिन्यूअस था और एक डिस्क्रीट था. कंटिन्यूअस में आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, बट डिस्क्रीट में केवल हम वही वेरिएबल लेंगे जो किसी भी यूनिट
प्री डिफाइंड यूनिट के इंटीग्रल मल्टीपल हो। जनरली हम लोग यूनिट 1 लेते हैं, तो 1 का इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 या -1 -2 -3 सो ऑन इवन 0 भी हो जाता है। लेकिन अगर आप यूनिट 0.5 ले लोगे तो आपके वैल्यूज़ 0.5 1 1.5 ऐसे हो जाएंगे, बट ऑफनली वी यूज़ यूनिट एज 1, सो वी यूज़ डिस्क्रीट वेरिएबल्स 1 2 3 4 5 so on, और -1 -2 -3 -4 so on इंक्लूडिंग 0। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक ड्रॉबैक ये भी था कि हम कोई भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं जिसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमें इनफाइनाइटली स्मॉल वेरिएबल, ऐसा कोई भी डिस्क्रीट वेरिएबल, ऐसा भी कोई भी वैल्यू डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं जो इनफाइनाइटली स्मॉल हो। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कैलकुलेट करने जाते हैं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी करते हुए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन्स डेल्टा टी इज़ इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, so such values we cannot use in this discrete mathematics. And broadly this subject is based on set theory, so we are studying basic concept of set theory. उसी के क्रम में हम लोग कल सेट थियरी, सेट का डेफिनेशन पढ़े थे, सेट में जो भी टर्मिनोलॉजी थे वो पढ़े थे, और उसी को आज कंटिन्यू किया गया। और उसमें बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इवन ये सपोज किया जा रहा है कि लोअर क्लासेस में आप लोग सेट थियरी पढ़ के आए हैं, 7th 8th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको हम सपोज करते हुए इस चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा।